भाई एवरीबडी नोस कि भाई मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट के आपने जो सो कॉल्ड फीचर्स बोल लीजिए, हैंड्स बोल लीजिए, जैसे ऑक्टोपस के होते हैं। तो इट कॉन्स्टिट्यूट्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। ये तो आपको पढ़ाए जाते हैं। दो और होते हैं, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। तो प्लानिंग वी हैव डन इन फुल। नाउ वी विल सी टू इट कि कैसे हम चीजों को व्यवस्थित रखेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज द थिंग्स। तो अगर आपके घर में एक छोटा सा गेट टुगेदर है, तो सबकी अलग अलग जिम्मेदारियां फिक्स कर दी जाती हैं। भाई हु विल लुक आफ्टर द गेस्ट्स, वेलकम ड्रिंक में क्या सर्व होना है, स्टार्टर्स में, एपेटाइजर्स में क्या सर्व होना है, डेजर्ट में क्या आएगा, मेन कोर्स में क्या आएगा, हु विल डू विच टाइप ऑफ वर्क, शादी ब्याह का कार्यक्रम है, बारात आएगी तो कौन किसको माला पहनाएगा। तो ये सारी चीजों की व्यवस्था करना इज नोन एज ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली। तो नोट्स तो सबके पास होंगे ही, और अपनी कॉपी में आप हेडिंग लिख लें चिल्ड्रन, ऑर्गेनाइजिंग। तो एक छोटा सा सिंपल सा आसान सा इसका मीनिंग है चिल्ड्रन, आइडेंटिफाइंग द एक्टिविटीज की कौन सा इंसान किस एक्टिविटी के लायक है, और उसके बाद उसको सेग्रीगेट कर देंगे, सब डिवाइड कर देंगे अलग सेक्शंस में। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपके पास एक मोबाइल फोन है या एक टैबलेट है, जो एप्लीकेशन मोस्ट यूज्ड होते हैं वो आप फर्स्ट स्क्रीन पे रखेंगे, जो उससे कम के यूज किया उसको सेकंड स्क्रीन, जो किसी यूज के ही नहीं है उसको कहां पे रखेंगे बच्चे, एकदम आखिरी स्क्रीन पे आप रखेंगे। तो दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट इज नोन एज ऑर्गेनाइजिंग। तो भाई जो एप्लीकेशन मोस्ट यूजफुल है उसको पहली स्क्रीन में रखें ताकि एक्सेस फास्ट हो जाए। ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, उसका ढूंढने में टाइम किल नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास कोई बैंकिंग ऐप है और आपको लगता है कि उसको पासवर्ड सिक्योरिटी से जैम करना चाहिए, तो कोई भी आपने पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 करके बनाया है तो वो हैकेबल हो जाएगा। बट अगर आपने फिंगरप्रिंट उसको दे दिया चिल्ड्रन तो वो हैकेबल नहीं होगा। बट इसमें भी एक बहुत बड़ी कहानी है। मान लीजिए आपने किसी को थम्स अप किया, उसने आपकी फोटो खींच ली, तो आजकल इतने एआई मॉडल्स आ चुके हैं, आपके थंब का इंप्रेशन वो रीड कर लेंगे, और वो भी थंब इंप्रेशन का काम फिंगरप्रिंट का कर जाएंगे। तो फेस लॉक, चेहरे की आपने किसी ने फोटो खींचे तो ये भी काम हो सकता है। कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी बहुत भयंकर हो गई है। तो मेरे को लग रहा है कि इसीलिए पुराने जमाने में गांव वगैरह में औरतें बुर्का डाल के चलती थी या घूंघट काट के चलती थी, कि कभी भी फेस अनलॉक की एप्लीकेशन को यूज ना किया जा सके। और लोग बोलते हैं देहाती टाइप के हैं, बैकवर्ड विचारों के हैं, उनसे फॉरवर्ड विचारों का तो कोई साबित नहीं हो पा रहा है। इज दैट अंडरस्टूड? और इसीलिए रानियां और महारानियां इंग्लैंड वगैरह में ग्लव्स पहनती थी ताकि फिंगरप्रिंट को स्कैन ना कर पाए। सोचिए उस जमाने में अप्रोच सोच थी उनके यहाँ पे कि कोई तो कॉल्ड किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी ना कर पाए। समझ में आ गई बात चलो? चलिए डू इट झटपट फास्ट। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब सब लोग समझ गए। तो मान लीजिए एक्टिविटी है आपके स्कूल में, कोई इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन है, तो आइडेंटिफाई किया गया कि भाई प्रॉप्स कौन बनाएगा। प्रॉप्स जानते हैं क्या होते हैं? जो वो क्या कहते हैं, मान लीजिए राजा है, कुर्सी बननी है उसकी, तो एक्चुअल कुर्सी तो नहीं बनाएंगे ना आप, तो आपने अपने क्लास की कुर्सी को निकाला और उसी में लाल रंग का कोई स्क्रैप पेपर लगा दिया, गोल्डन कलर का कुछ लगा दिया, राजा की कुर्सी बन गई। मुकुट बनाना है, ओरिजिनल मुकुट तो करोड़ों रुपए का होगा, लाखों का होगा सोने का, तो व्हाट यू कैन डू, कोई पेपर, चार्ट पेपर के ऊपर, या थोड़ा हैवी ड्यूटी 3D मुकुट बनाना है तो कार्डबोर्ड यूज हो सकता है, और वो क्या कहते हैं उसको, व्हाइट कलर का होता है जो, थर्मोकोल यूज हो सकता है। तो प्रॉप्स, तो भाई आइडेंटिफाई कर लिया कि प्रॉप्स कौन काम करेगा। फिर फिलर का काम कौन करेगा? फिलर जानते हैं ना, दो इवेंट के बीच का जो टाइम पास गैप होता है उसमें कौन नौटंकी करने आएगा, तो फिलर हो गया। तो आइडेंटिफाई कर दिया प्रॉप्स के लिए कौन होगा, फिलर के लिए कौन होगा, डांस के लिए किसको रखें, ड्रामा के लिए तो किसी बच्चे को रख लो, सबको आती है नौटंकी करनी। तो दिस इज आइडेंटिफाइंग। फिर जिन बच्चों का आपस में भाई सिंक्रोनाइजेशन ठीक बैठ रहा है, इंग्लिश वाली टीचर ने उसको ड्रामा के लिए पकड़ लिया। जिनको ठीक ठाक डांस आता है, डांस वाली टीचर ने उसको पकड़ लिया डांस के लिए। तो हमने एक्टिविटीज को अलग अलग ग्रुप कर दिया कि कौन कौन सा इंसान, कौन कौन से बच्चे, कौन कौन से टीचर किस डिपार्टमेंट में रहेंगे। इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन है, अदर स्कूल विल बी विजिटिंग योर स्कूल मान लीजिए, तो रजिस्ट्रेशन में कौन रहेगा। फिर भाई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में कौन बच्चे असिस्ट करेंगे। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर आइडेंटिफाइंग द वेरियस एक्टिविटीज दैट आर टू बी परफॉर्म। इसी के हिसाब से हम सेक्शंस और डिपार्टमेंट्स बनाएंगे। समझ में आ गया? फूड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में किसी ऐसे बच्चे को, टीचरों को रखा जाएगा जिनको खाने पीने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, पता लगा खुद ही सारा खाना ढकेल गए। इज दैट क्लियर? ताकि इवेंट जब एंड हो तो लोग ये तो बाद में बोलेंगे हम वहां जीते कि हम हारे, बट ये जरूर बोलेंगे व्यवस्था बहुत टनाटन थी। तो आप किसी की शादी ब्याह में जाते हैं ना, इंतजाम बहुत बढ़िया किया था मौसा जी ने। इज दैट क्लियर? बट पता लगा धर्मशाला में कमरा बुक करा दिया, एसी चल नहीं रहा है, खटमल काटे पड़ा है, तो वही पता लगा कि ताज में बढ़िया सबका रूम बुक हुआ है।
आपके परिवार से 5 लोग गए थे, तो सोचा कि गद्दा अद्दा बिछवा दिया जाएगा, बट 3 रूम दिए गए थे। अब 5 लोग कह रहे हैं भाई 4 लोग तो 2 रूम में एडजस्ट हो जाएंगे। एक निकल गया मेरा स्टूडेंट, वो पापा मम्मी से कह रहा है गद्दा यहीं बिछवा देते, दूसरा रूम हम आगे किराए पे किसी को देते हैं। तो 5100 रुपये में किराए पे रूम दे दिया, वही शगुन दे दिया मौसी जी की बेटी की शादी में। इज दैट क्लियर? तो व्हेनसोएवर यू से व्यवस्था बहुत बढ़िया थी, इसका मतलब ऑर्गेनाइजिंग वाज डन वेरी वेल बेसिकली। समझ में आ गई बात? तो झटपट डेफिनेशन लिख लें बच्चों। लेट्स कंटिन्यू फर्दर। तो ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहले प्रोसेस क्या है बच्चों, कि हम आइडेंटिफाई करें कि काम क्या है बेसिकली। आई रिपीट, आइडेंटिफाई करें कि काम क्या है। तो टेक एन एग्जांपल ऑफ अ कंपनी टाइटल्ड एज टाटा मोटर्स। आई रिपीट चिल्ड्रन, द कंपनी इज टाइटल्ड एज टाटा मोटर्स। तो सबसे पहले इनको काम क्या करना है, दे नीड टू आइडेंटिफाई द टास्क विच इज टू बी डन, और उसके अकॉर्डिंगली डिविजन करेंगे। सर कैसे होगा डिविजन? तो सबसे पहले काम करते हैं भाई, टाटा मोटर्स कार बनाने की कंपनी है, तो मैन्युफैक्चरिंग का एक डिपार्टमेंट होगा। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग चिल्ड्रन? मैन्युफैक्चरिंग के पहले इनको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, तो एक डिपार्टमेंट इनका होगा सो कॉल्ड परचेज डिपार्टमेंट चिल्ड्रन। फिर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होगा। मैन्युफैक्चरिंग के बाद स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग डिपार्टमेंट होगा चिल्ड्रन। स्टोरेज डिपार्टमेंट विल सी टू इट की कार्स का स्टोरेज कैसे होना है। देयर आफ्टर मार्केटिंग डिपार्टमेंट तो सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा, राइट फ्रॉम एक्यूमुलेशन ऑफ द प्रोसेस की रॉ मटेरियल कहां से आएगा, टिल आफ्टर सेल सर्विस। तो आप बोल सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो है, दैट इज व्हाट चिल्ड्रन, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। देन वी हैव परचेज, वी हैव मैन्युफैक्चरिंग, वी हैव स्टोरेज, और इसके भी पहले एक और डिपार्टमेंट हो गया टाइटल्ड एज व्हाट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। फिर परचेज, मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज हो गया, फिर सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, फिर चिल्ड्रन एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट हो गया। देयर आफ्टर कार्स की सर्विसिंग कहां पे होगी, तो वी हैव अ सर्विस डिपार्टमेंट। और कभी कभार कस्टमर्स अगर सो कॉल्ड खिसिया जाएं, कस्टमर्स सो कॉल्ड दुखी हो जाएं कि भाई हमारी कोई कंप्लेंट है और कंप्लेंट को सुनने वाला कोई है ही नहीं, तो दे शुड हैव वन डिपार्टमेंट जिसको आप बोलेंगे कंज्यूमर ग्रीवियंस सेल। हाँ, आसान भाषा में कस्टमर केयर आप बोल सकते हैं, जिसको हम ग्रीवियंस सेल बोलेंगे। इसके बाद कोई कानूनी दाव पेच फंस गया, तो वी हैव अ लीगल डिपार्टमेंट। भाई कार तो बेची थी, आग लग गई, लोग केस वेस कर दिए जाकर, तो अगर केस करने से पहले हमारे तक की बात रिजॉल्व हो जाए, तो दे विल बी कॉन्टैक्टिंग आवर कंज्यूमर ग्रीवियंस सेल, और नहीं तो फिर भाई लीगल सेल के थ्रू जा सकते हैं। एंड बच्चों, ऐसे ढेर सारे डिपार्टमेंट्स आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मिलते रहते हैं। तो इतनी बात सबको समझ में आगे चला। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट वी हैव डन, आइडेंटिफिकेशन कर लिया। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कितने लोग होंगे, फाइनेंस में कितने होंगे, परचेज में कितने होंगे, ऑल दैट। तो सबसे पहला काम करना है कि आप ये देखिए कि आपका काम किस तरह का है, उसके हिसाब से आप डिपार्टमेंट बनाइए। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क के बाद से आपने जो डिपार्टमेंट बनाए, दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड एज डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो मेरा सोचना वाज आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क, और उस हिसाब से मेरा डिपार्टमेंट बनाना इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन, डिपार्टमेंटलाइजेशन। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग दिस? तो घर में बात हो गई भाई, आजकल शादी ब्याह में ई कार्ड ज्यादा जाता है, व्हाट्सएप वीडियो ज्यादा जाता है, तो व्हाट्सएप वीडियो बनवाना है। दिस इज आइडेंटिफिकेशन ऑन डिविजन ऑफ वर्क। छोटे चाचा जी के एक फ्रेंड हैं, वो इस काम में बड़े माहिर हैं, उनका बिजनेस इस चीज का है, तो उनको आपने काम सौंप दिया। तो छोटे चाचा जी को एक काम सौंपा, दिस इज डिपार्टमेंटलाइजेशन। बट ये काम भी इंपॉर्टेंट है, दिस इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क। समझ गए इस बात को? Which person is going to perform which type of duty children? It is known as assignment of duties. फिर चेक करना कि जिसको जो ड्यूटी दी गई है वो अपना काम फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। फॉलो अप याद है बच्चों, प्लानिंग में आपने पढ़ा था। तो ये वाला जो पॉइंट है, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, इसका मतलब चुगली करना नहीं होता है, दिस इज फॉलो अप। Whosoever was assigned a particular task, we'll cross check, we'll check back कि जो काम दिया गया था वो किस लेवल तक अकम्प्लिश हो गया है। So these four things are to be understood in the process of organizing children. Make the diagram, copy this example first. चलिए भाई, सबसे पहला काम है कि भाई हम डिपार्टमेंटलाइजेशन करने से पहले सोचेंगे क्या। यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड डिवाइड पीपल अकॉर्डिंग टू द वर्क और अकॉर्डिंग टू द स्किल दे पोजेस। जो इंसान जिस काम में माहिर है, आप उसको वही काम देंगे।
तो अगर आपने वो एक मूवी देखी हो जिसमें शाहिद कपूर जी गूंगे बने होते हैं और करीना कपूर जी उनकी वुड बी वाइफ होती हैं, वो भी गूंगी होती हैं, सुनील शेट्टी उसके ब्रदर होते हैं और ओम पुरी चाचा जी लगते हैं, और वहां पे वो रामपाल यादव होता है, जो आपने नाम सुना होगा, क्या नाम था उनका भाई, परेश रावल जी, वो गिरवी रख जाते हैं एक जगह अपनी डेट को क्लियर करने के लिए, मछली वाले होते हैं वो। कौन सी मूवी थी, चुपके चुपके की चोरी चोरी चुपके चुपके, चुपके चुपके थी, वेरी गुड। तो वहां पे आपने देखा होगा कि रामपाल यादव शक्ति कपूर को बोलता है जब वो काम अलॉट करता है कि मेरे को जूते पॉलिश करने आते हैं और कपड़े धोने आते हैं, मैं इसको कपड़े धोने सिखा दूंगा शाहिद कपूर को। तो कहता है नहीं, जिसको सो कॉल्ड कपड़े धोने अच्छी तरीके से आते हैं वही धोएगा, नहीं तो दूसरा उसको खराब कर देगा। तो व्हाट इज डूइंग, ही इज आइडेंटिफाइंग द डिविजन ऑफ वर्क की कौन क्या काम करेगा। समझ में आ गया। अगर आप एक वेडिंग सो कॉल्ड प्लानर हैं तो आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा वेटर स्नैक्स सर्व करेगा, कौन सा वेटर पानी सर्व करेगा। पता चला एक ऐसा वेटर जो देखने में बड़ा खुफिया टाइप का लग रहा है, समझ में आ गया, एक ऐसा वेटर जो देखने में बड़ा जो जल्लाद टाइप का लग रहा है, लोग देख के डर जाए कि ऐसे इंसान को आप सर्व करने के लिए रखेंगे। नो, किसी किसी शक्ल भगवान ने ऐसी दी होती है, मतलब मेरी पूरी ऐसी नहीं है। तो इन दैट केस हम इसको कहेंगे तुम टेंट के पीछे रहो, तुम बर्तन धोने का काम करोगे। सो वन इंडिविजुअल कैन नॉट डू द एंटायर वर्क चिल्ड्रन, दैट्स वाई काम को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है। कोई सेल्स का काम करेगा, कोई परचेज का काम करेगा, कोई प्रोडक्शन का काम करेगा। तो ये काम इसलिए भी करते हैं ताकि डिवीजन ऑफ लेबर हो जाए। आपको याद होंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चिल्ड्रन, वहां पे डिवीजन ऑफ लेबर स्पेशलाइजेशन की हम बात करते थे। तो वो जो डिवीजन ऑफ लेबर वाला पार्ट था वो ऑर्गेनाइजिंग के इस फंक्शन को फुलफिल कर देता है। सो बर्डन विल बी शेयर्ड अमंग मेनी वर्कर्स, एंड एक ही काम को बार बार जब आप करना सीख जाते हैं अच्छे से तो स्पेशलाइजेशन लेवल इंक्रीजेस। इज दैट अंडरस्टूड। तो मान लीजिए स्कूल छोटा था, क्लास 11th में लेटर से 40-50 बच्चे हैं, तो दे हैव अ कॉमन इंग्लिश क्लास, देन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की अलग क्लासेस होंगी, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स की अलग, ह्यूमैनिटीज की अलग। बट जब स्कूल बड़ा हो जाएगा तो सबकी इंग्लिश की क्लासेस भी अलग अलग चलने लग जाएंगी। लॉजिक अंडरस्टूड वेल। तो घर में अगर 2 ही 3 लोग हैं, बहुत बड़ा परिवार नहीं है, तो एक टाइम दिन में आपने ढेर सारा खाना बना लिया और वो रात तक यूज हो गया। बट अगर 12-15 लोग का परिवार है तो दिन में अगर ढेर सारा खाना बनाएंगे, पता लगा शाम तक खाना बनाने में ही। तो इसलिए छोटी क्वांटिटी में दिन का खाना अलग और रात का खाना छोटी क्वांटिटी में अलग बनेगा। दिस इज कॉल्ड एज आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क। एक और एग्जांपल ले लीजिए। आपकी नोट्स लिखने की आदत है और इंपॉर्टेंट चीजों को आप हाइलाइटर से मार्क करते हैं, तो कहां पे कौन सा हाइलाइटर यूज किया जाएगा, इट इज आइडेंटिफिकेशन ऑन एंड डिविजन ऑफ वर्क। या आपने प्लान किया कि जो हेडिंग होगी वो हम जेल पेन से लिखेंगे, बाकी टेक्स्ट को बॉल पॉइंट पेन से लिखेंगे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ द पेन टू बी यूज फॉर विच टाइप ऑफ वर्क बेसिकली। समझ में आ गई बात। तो कौन सा इंसान कौन सा काम करेगा वो डिपेंड करेगा उसके लेवल ऑफ स्किल एंड स्पेशलाइजेशन के ऊपर। कॉपी दिस चिल्ड्रन, लिख दिया सबने? am I permitted to move further? कोई क्वेरी तो नहीं है? सुरेश जी कोई क्वेरी तो नहीं है? लास्ट में लिखा है रिपीटेटिवनेस ब्रिंग्स स्पेशलाइजेशन। एक काम को जब आप बार बार करते हैं तो स्पेशलाइजेशन लेवल बढ़ जाता है। ऋषा जी कोई क्वेरी तो नहीं? अंडरस्टूड ऑल चिल्ड्रन? यस चलिए यस सर। लेट्स कंटिन्यू फर्दर। डिपार्टमेंटलाइजेशन, अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज को आपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स को दे दिया। अब एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट का काम क्या होगा कि भाई एडवर्टाइजमेंट रेडी करे, अप्रूवल ले जाके सीनियर बॉसेस से सारी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हो पा रही कि नहीं, किस टाइम पे उसको फ्लोट करना है उसकी प्लानिंग करे, न्यूज़पेपर एजेंसी में जाए बात करे अगर न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट है, सड़क पे अगर होर्डिंग लगवानी है तो किसी प्राइवेट एडवर्टाइजिंग कंपनी से बात करे। ये सारा काम किस डिपार्टमेंट का होगा? एडवर्टाइजमेंट का। और क्या इसमें टेक्निक्स एंड ट्रिक्स लगाई जाए ताकि हमारी सेल्स बढ़ जाए, या हमारे सेल्समैन कैसे काम करेंगे? तो एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट विल वर्क in collaboration with the sales promotion people and personal selling। और ये सारा काम किसको करना होगा? मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के अंडर भी अलग अलग टाइप ऑफ डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं चिल्ड्रन। फाइन। अब अगर मान लीजिए हम रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं, देन वी हैव अ डिपार्टमेंट कॉल्ड एज चिल्ड्रन ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। अब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्या काम करेगा? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट विल सी टू इट कि भाई कितने लोग हमको चाहिए। तो इसमें सब डिपार्टमेंट्स कैसे बनेंगे ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वील बी हैविंग स्टाफिंग डिपार्टमेंट। इज दैट क्लियर?
उसके बाद एक हमारा, या स्टाफिंग तो चलिए बाद में आएगा, एक पहले ले लेते हैं रिक्रूटमेंट डिवीजन, उसके बाद डिपार्टमेंट होगा स्टाफिंग का, और फिर डिपार्टमेंट होगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का। सुनाई पड़ी बच्चों बात? तो रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट विल सी टू इट की कितनी मैन पावर की जरूरत है, वो स्टाफिंग के लोगों से बात करेगा। फिर जब रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट लोगों को रिक्रूट करके नौकरी के ले आएगा, स्टाफिंग डिवीजन का काम होगा सबका काम उनकी स्पेशलाइजेशन, उनकी स्किल, उनकी सर्टिफिकेशन के हिसाब से उनको अलॉट करना। बट पहले दिन थोड़ा ऑफिस में बैठा देंगे, उनको कुछ ट्रेनिंग दी जाएगी। तो दिस इज द वर्क ऑफ अ ट्रेनिंग डिपार्टमेंट बेसिकली। नहीं समझ में आई बात? पक्का? तो अगर एक और हम ले लें कॉन्स्टिट्यूशनली, लेट अस से मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री मान लीजिए हमारे पास एक है चिल्ड्रन। अब यहां पे भी ढेर सारा डिपार्टमेंटलाइजेशन होगा। कैसे होगा ढेर सारा डिपार्टमेंटलाइजेशन? इनके अंडर में काम करेगा एक डिपार्टमेंट जिसका नाम होगा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। खोपड़े में बात गई। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के हेड जो होंगे दैट विल बी द एजुकेशनल सेक्रेटरी, ये आईएएस ऑफिसर होंगे। फिर इनके अंडर में वी हैव सीबीएसई, वी हैव सीआईएससीई, बट इनके भी ऊपर एक होता है चिल्ड्रन सेंटर ऑफ बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन, कोप्से। ये सारे के सारे इंडिया में जो बोर्ड्स हैं चिल्ड्रन, ये सब एक्चुअली में कोप्से के मेंबर्स हैं। तो नेशनल लेवल पे इंडिया में 3 बोर्ड्स हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग चिल्ड्रन, जिसको हम नॉस या सत्यानॉस बोलते हैं, सीबीएसई है एंड सीआईएससी है। उसके बाद वी हैव वेरियस स्टेट बोर्ड्स, इसमें यूपी बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, महाराष्ट्र बोर्ड है, छत्तीसगढ़ बोर्ड है, हर स्टेट का अपना एक बोर्ड है। एंड दीज 3 आर नेशनल लेवल बोर्ड्स। सर फर्क क्या है इनमें? अब यूपी बोर्ड सिर्फ यूपी के अंदर ही स्कूल्स को एफिलिएशन दे सकता है, महाराष्ट्र बोर्ड सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर ही दे सकता है, महाराष्ट्र स्टेट के बाहर महाराष्ट्र बोर्ड का कोई स्कूल हो ही नहीं सकता। बट सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको मैनेज करती है, ये किसी भी बोर्ड किसी भी स्टेट या किसी भी देश में एप्लीकेशन दे सकता है। आईएससी का भी यही है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल का भी यही है। समझ में आ गई बात? तो ये होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन चिल्ड्रन। खोपड़े में बात गई। अब ह्यूमन रिसोर्स में सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन नहीं होगा, और भी ढेर सारे डिपार्टमेंट्स होंगे। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन तो पढ़ाई लिखाई को देखता है, देन डिपार्टमेंट ऑफ सो कॉल्ड स्टाफ वेलफेयर हो गया, पेंशन डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट, ढेर सारे डिपार्टमेंट काम करते हैं इसके अंडर में। समझना क्या? जैसे मान लीजिए वाटर डिपार्टमेंट एक है, तो ये किसमें काम आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ सो कॉल्ड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के अंदर एक वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट आ गया, एक फायर डिपार्टमेंट आ गया, एक रिवर्स एंड ओशन डिपार्टमेंट आ गया, एक मान लीजिए आ गया स्टडीज ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। बहुत ढेर सारे डिपार्टमेंट हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आ गया, हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट आ गया, ढेर सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर में आ जाएंगे। तो ये क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट्स इतना ढेर सारा होता क्यों है? क्योंकि काम करने के लिए हमको लोग चाहिए, और उन लोगों को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करना है, दैट्स व्हाई वी हैव डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो अगर आपके मोबाइल में कुछ 5-6 एक जैसे एप्स हैं, तो आपने एक फोल्डर बना के सबको उसके अंदर डाल दिया, तो व्हाट यू आर डूइंग? यू आर डूइंग डिपार्टमेंटलाइजेशन। समझ में आ गया? घर में मॉड्यूलर किचन में क्या होता है, एक कंपार्टमेंट में प्लेट और आपको कप्स नजर आते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में आपको स्पून नजर आ जाएगा, फोर्क नजर आ जाएगा, उसके बाद और अलाइड चीजें नजर आ जाएंगी। समझ में आ गया? एक डिपार्टमेंट एक ऐसा सो कॉल्ड बॉक्स है मॉड्यूलर किचन में, जहां पे आपने दाल और चावल ये सब चीजें स्टोर की हैं, एक में नमकीन और बिस्किट मतलब बिस्कुट ये सब आपने स्टोर किया है। तो एक तरह का मॉड्यूलर किचन है समझ लीजिए पूरा ऑर्गेनाइजिंग। समझ गए इनकी बात को? डिपार्टमेंटलाइजेशन इज अंडरस्टूड चिल्ड्रन? पक्का? तो यूनिवर्सिटी कभी आप जाएं तो वहां पे आपको नजर आएगा कॉमर्स डिपार्टमेंट, साइंस डिपार्टमेंट, सबके अपने क्लर्क्स होंगे, सबके अपने डीन ऑफिसर्स होंगे, सबके वहां पे प्रिंसिपल्स बैठते होंगे, वहां उसी डिपार्टमेंट के लोग मिलेंगे, दूसरा कोई भी नहीं मिलेगा। ठीक? फर्दर अगर बिजनेस बहुत बड़ा है तो आपका ज्योग्राफिकल डिपार्टमेंटलाइजेशन हो सकता है, भाई नॉर्थ साउथ वेस्ट एटसेट्रा। आपने बच्चों नाम सुना होगा शायद मैकडोनल्ड्स का। तो नॉर्थ एंड ईस्ट ये फ्रैंचाइज अलग है चिल्ड्रन, और साउथ का और वेस्ट का फ्रैंचाइज अलग है।
आप जब भी इंडिया में नॉर्थ इंडिया ट्रैवल करें और किसी भी मैकडोनल्ड्स के आउटलेट पे जाएं और उनका बिल देखें बच्चों, तो बिल पे जो हेड ऑफिस का नाम होगा दैट इज कनॉट प्लाजा एंड रेस्टोरेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी है, दिल्ली के एक बिजनेसमैन है उनकी है। उन्होंने इंडिया में नॉर्थ और ईस्ट का, शायद जहां तक मेरे को याद है नॉर्थ का तो पक्का है, ईस्ट है कि वेस्ट, आई एम नॉट श्योर, साउथ नहीं है, तो नॉर्थ के साथ ईस्ट है, ओके। तो नॉर्थ और ईस्ट का जो मैकडोनल्ड का फ्रेंचाइज है वो इस कंपनी के पास है, और साउथ का और जो वेस्ट का मैकडोनल्ड्स का फ्रेंचाइज है वो दूसरी कंपनी के पास है। इज दैट अंडरस्टूड? अब मैकडोनल्ड ने पूरा फ्रेंचाइज एक को ही क्यों नहीं दे दिया? अब मेरे को इसकी दो बातें समझ में आती हैं। या तो कंपटीशन एक्ट 2002 के हिसाब से ऐसा होगा कि आप किसी एक के थ्रू नहीं चला सकते अपनी फ्रेंचाइजी, हो सकता है मोनोपोलिज्म स्टार्ट हो जाए, क्योंकि उस जमाने में एमआरटीपी एक्ट तो खत्म कर दिया गया था, या हो सकता है एमआरटीपी एक्ट के हिसाब से हुआ हो। या मैकडोनल्ड यूएस ने भी सोचा होगा कि अगर पूरा कंट्री का एक फ्रेंचाइजी बना दिया और कल को कहीं हमको वो लेटेस्ट से डोमिनेट करने लग गया तो हमारा तो पूरा देश का बिजनेस चौपट हो जाएगा। तो दोनों के बीच में कंपटीशन कराएं, दोनों को डर बना रहे कि अगर एक गड़बड़ करेगा तो फ्रेंचाइज छिन के दूसरे के पास जा सकती है। या इजी मैनेजमेंट के लिए उन्होंने ये काम कर दिया। तो दिस इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ व्हाट चिल्ड्रन, डिपार्टमेंटलाइजेशन। समझ में आ गया? मान लीजिए आप जाते हैं लेटेस्ट से किसी स्टोर में, रिलायंस के स्टोर की बात करते हैं, जैसे रिलायंस डिजिटल है चिल्ड्रन, तो अप्लायंसेज अलग जगह, जो फुटवेयर है वो अलग जगह, और जो क्लोथिंग है वो अलग जगह। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो शॉपिंग मॉल्स में या जो मल्टीपल चेन स्टोर्स होते हैं, जैसे जब बिग बाजार इंडिया में था, अब तो रिलायंस को खरीद लिया उसने, तो बिग बाजार के जो बड़े स्टोर्स थे वो अप्लायंसेज अलग फ्लोर पे बेचते थे, क्लोथिंग अलग फ्लोर पे, कॉस्मेटिक्स अलग फ्लोर पे। सर एक साथ क्यों नहीं बेचते? किसी का भरोसा नहीं, कोई शर्ट पैंट लेके माइक्रोवेव के अंदर डाल के ऑन कर दे उसको। गॉट इट? तो अलग अलग फ्लोर में इसलिए काम करते ताकि एक पर्टिकुलर फ्लोर स्पेशलाइज करता है उसकी सेल में, नहीं तो एक फ्लोर में एक एम्प्लॉय नजर आ गया। अब कस्टमर को क्या लग रहा है कि ये टीवी के बारे में कुछ बता पाएगा, दूसरा सोच रहा है ये कपड़े के बारे में कुछ बता पाएगा। वो तो वहां का चपरासी था ना, उसको टीवी के बारे में कुछ पता है ना कपड़े के बारे में, तो वो कस्टमर्स को भी डील कर ही नहीं पाएगा। दैट्स वाई डिपार्टमेंटलाइजेशन इज वेरी 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 नेसेसरी। समझ में आई बात कि नहीं आई? गवर्नमेंट का भी ऐसा ही है, वाटर डिपार्टमेंट अलग है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट अलग है। तो आप वाटर डिपार्टमेंट के पास गए और बोले मेरे घर में पानी नहीं आ रहा है, कहेगा पहले जाके देखो बत्ती आ रही कि नहीं आ रही है। हाँ बत्ती भी नहीं आ रही है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या बोलेगा, पहले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जाइए, अपना बिल जमा करिए, वहां से इलेक्ट्रिसिटी आपकी रिलीज होगी। क्योंकि आजकल तो स्मार्ट मीटर लग गया है, किसी का भी बिल अगर एक्सेस होता है वहीं बैठे बैठे कट से एंटर का बटन दबाते हैं और आपकी बत्ती, मीटर बंद बत्ती गुल। फिर उसके बाद आप वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट जा सकते हैं। नहीं समझे बात को? किसी ने पूछा कि भाई वो गाड़ी का लाइसेंस कहाँ बनता है, आरटीओ ऑफिस। पहुंच गए, हमारा सबमरीन का लाइसेंस बना दीजिए, तो आरटीओ साहब कहेंगे ये फ्री है, आप चलाइए जाके सबमरीन, कोई टेंशन नहीं, कोई आपको रोकेगा नहीं। समझ गए इस बात को चलन? डिपार्टमेंटलाइजेशन इज अंडरस्टूड? चलो, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, जो जिस लायक होगा उसको वैसा कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपकी एज सो कॉल्ड 25-26 साल है तो भाई आप एकदम एनर्जेटिक यंग ब्लड हैं, आपको बोलेंगे जॉब मार्केटिंग और सेल्स का काम देखो। और जब आपकी उम्र हो जाएगी 45-50 साल, जब आप उतना धक्के नहीं खा पाएंगे, तब भी आप काम तो मार्केटिंग का ही कर रहे हैं, बट यू आर नाउ बीइंग सीटेड इन अ ऑफिस। इज दैट क्लियर? बट अगर आप फाइनेंस की फील्ड में स्पेशलाइज करते हैं, सीए कर चुके हैं, एमबीए फाइनेंस कर चुके हैं, पीएचडी कर रहे हैं आईएम से या आईएसबी हैदराबाद से, तो आपको क्या मार्केट में धक्के खाने भेज देंगे, बोलेंगे तुम बहुत तेज हो, पढ़ाई में जाओ सामान बेचो। आप उसमें तेज नहीं है, तो आपकी स्किल के अकॉर्डिंगली आपको काम किस डिपार्टमेंट का दे दिया जाएगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट का। इज दैट क्लियर? इफ अ पर्सन इज टेक्निकली एजुकेटेड, उसको बना देंगे फैक्ट्री का सो कॉल्ड सुपरवाइजर हेड। अगर मान लीजिए टेक्निकल एजुकेशन भी आपकी अच्छी, पीएचडी वगैरह भी आपने की हुई है, मैनेजरियल स्किल्स भी अच्छी हैं, तो भैया आपको बना देंगे कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो आपके एज, एक्सपीरियंस, एजुकेशन एंड स्किल के अकॉर्डिंगली थिंग्स विल बी गिवन। समझ गए इस बात को? जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में स्टूडेंट काउंसिल बनी, अब आपको बनना है क्लास का मॉनिटर या आपको बनना है किसी हाउस का कैप्टन, तो अगेन इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन योर एज और एक्सपीरियंस, क्योंकि एक्सपीरियंस तो ही नहीं आज से पहले आपको, इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन योर स्किल्स, कि कहीं पे आपको सिर्फ स्किल काम आती है, कहीं पे कोई दो चीजें काम आती है, कहीं पे सब काम आ जाता है। तो जिस जॉब की जो स्पेसिफिकेशन है, यू इफ पोजेसिंग दैट विल बी हायर्ड एंड अकॉर्डिंगली वर्क विल बी गिवन टू यू। समझ में आ गया? किसी ने मान लिया आईएएस का एग्जाम दिया,
और उसकी रैंक आ गई लेटर से AIR1। अब उसको सो कॉल्ड जॉब ऑफर होगा ट्रेनिंग के बाद। IPS भी बन सकता है वो IRS भी बन सकता है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इनकम टैक्स कमिश्नर। IFS भी ले सकता है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। 2-4 साल बाद एम्बेसडर टू द कंट्री बन जाएंगे। ये कह रहा नहीं, मैं दिव्य कीर्ति सर की तरह कोचिंग पढ़ूंगा। वो बिना IAS क्वालिफाई कोचिंग पढ़ाना, मैं तो कर चुका हूँ IAS, और पैसा मैं ज्यादा कमाऊंगा। उसके सारे रिश्तेदार उसको बोलेंगे अरे तुम बेवकूफ हो वगैरह वगैरह वगैरह। बट वो कह रहा नहीं, मैं तो कोचिंग ही पढ़ाऊंगा, कमाई इसी में ज्यादा है। IAS बन के नेता की गाली खानी है मेरे को, नाम जो होगा बात अलग है, बट स्टिल मैं तो कोचिंग ही पढ़ाऊंगा। तो उसको अपनी ड्यूटी खुद अलॉट करनी है। बट अगर वो जॉब में चला गया, AIR1 रैंक थी, IAS बन गया, IPS का जॉब ले लिया, अब पूरे इंडिया में कहीं पे भी सो कॉल्ड पोस्टिंग हो सकती है। अब अगर इससे इंटरव्यू में पूछा गया भाई आप IPS की ट्रेनिंग के दौरान भी अपने असाइनमेंट्स में टॉप 5 पोजीशंस में आए बाकियों के कंपैरिजन में, तो हम आपको एक नक्सलाइट एरिया ऑफर कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? क्यों नक्सलाइट एरिया मतलब ऑफर किया गया? क्योंकि ये कह रहा है कि मैं खतरों का खिलाड़ी हूं, मेरे को सलमान खान एक्टर बहुत पसंद है, किक नहीं मिलता नहीं तो, और इनको वहां भेज दिया गया। और 3 महीने बाद ये भाई साहब वापस चले आए, कह रहे कि भाई अब शादी होनी है, कोई लड़की तैयार नहीं शादी करने को कि नक्सलाइट एरिया में मैं ना जाने वाली। तो इन दैट केस उनका कि मेरे को आप सीधे भेज दीजिए लखनऊ बस अड्डे पे, मैं वहीं जाके काम कर लूंगा। इज दैट क्लियर? तो भाई ये बात याद रखनी है बच्चों, एज, एक्सपीरियंस, एजुकेशन एंड स्किल के हिसाब से ही आपको जॉब ऑफर होती है। ओके? कुछ ऐसे लोग भी होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में जो बिलोंग करते हैं किसी लेटर्स से बैकवर्ड एरिया को, तो वो कहते हैं कि हमको आप पोस्टिंग वहीं दे दीजिए क्योंकि वहां पे हमारे जान पहचान के लोग हैं, तो हमारे लिए वहां काम करना कंपेरेटिवली ईजी हो जाएगा। तो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज कैसे बनती हैं, सबको मिल गया? पक्का? चलिए लेट्स कंटिन्यू। इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कौन किसको रिपोर्ट करेगा? हाँ यस। नहीं, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी से लिंक्ड किस कॉन्टेक्स्ट में, मतलब आप बोलना चाह रहे हैं जो वो प्रिंसिपल था उस प्रिंसिपल का एप्लीकेशन है ये, समझना क्या? ये नहीं कि पहले असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी आया और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी बन गया, नहीं। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी तो हमेशा से था, हेनरी फ्योल के पहले भी था। हेनरी फ्योल साहब ने बोला कि असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी को अगर इंपॉर्टेंस देनी है तो चलो इसका एक नियम बना दे ताकि हर ऑर्गेनाइजेशन उसको फॉलो करे। तो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी इज अनकोडिफाइड जब तक फ्योल साहब नहीं थे। जब फ्योल साहब आए तो इन्होंने इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का एप्लीकेशन बोल दिया। इज दैट क्लियर? मतलब मान लीजिए आपके घर में आपके पापा और मम्मी दादा दादी के बाद सबसे सीनियर है, ताऊ जी रहते हैं US में, डॉलर का दाम गिर गया, US से वापस भाग के यहाँ चले आए, तो अब पापा मम्मी सीनियर नहीं। इज दैट अंडरस्टूड? नहीं 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 नहीं, आप नहीं समझ पाए मेरी बात। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी जो है, समझ में आ गया? सॉरी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसमें अकाउंटेबिलिटी भी आता है। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी घर का नाम है, उसके अंदर कमरा जो है उसका नाम असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी है। कमरे तो शुरू से बन रहे थे, घर की ब्रांडिंग इंजीनियर्स ने स्टार्ट कर दी देनी। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? जैसे वास्तु दोष पहले भी था, बट पहले लोग इसके बारे में इतना कंसर्न्ड नहीं थे क्योंकि पहले ये फ्लैट सिस्टम वगैरह कम होता था। लोग घर हमेशा ईस्ट फेसिंग क्यों चाहते थे? रीजन बीइंग कि सन राइजेस, तो धूप घर में अगर अच्छी आएगी तो एटलीस्ट आपके घर में कोई सीलन वगैरह नहीं आएगी, रोशनी एट ऑल टाइम्स रहेगी तो आपको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पे खर्चा नहीं करना पड़ेगा। बट अब तो फ्लैट तो किसी भी तरह से बन जाता है, लेफ्ट राइट दाएं बाएं कहीं। अब वहां पे क्या है कि भाई धूप नहीं आ रही, तो धूप की वजह से क्या होगा? सीलन आएगी। इज दैट क्लियर? या घर में रहना उतना कंफर्टेबल नहीं होगा, पॉजिटिव एनर्जी, अल्ट्रावायलेट रेज एंड ऑल दैट। तो भाई इंजीनियर कैसे पागल बनने लगा, वास्तु करवा लो थोड़ा सा। वास्तु में क्या है, थोड़ा छेदा करा दो कहीं पे कमरे में। अब वो छेदा क्यों बोले? क्योंकि वैसे तो इस दीवार पे लाइट है, बट आपने वॉल बनवा ली तो सूरज की किरण अंदर आएगी नहीं, तो छेदा बनवा दो, थोड़ा सा सनशाइन अंदर आएगा, और इंजीनियर का पैसा बन रहा है। तो ये सब पागल बनती है वास्तु फास्तु, इन सब के चक्कर में अगर आप पड़े तो आपका पूरा घर टूट जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? हर चीज कहते हैं मुहूर्त देख के करो, मुहूर्त देख के करो। इंसान जन्म क्या मुहूर्त देख के लेता है? क्या मरता इंसान मुहूर्त देख के है? तो ये सब नौटंकियां हैं बच्चों, इस पे बिलीफ थोड़ा कम होना चाहिए। नंबर कम आएगा बोर्ड में, हम तो गए थे भगवान के पास, तो भगवान थोड़ा पेपर लिखने आए थे, पेपर तुमको लिखना था। तुम सोचे कि आधा हम लिखते आधा भगवान लिखते हैं, भगवान एब्सेंट हो गए बेचारे, कितनों कॉपी लिखेंगे? बच्चे ढेर सारे होते हैं ना, पढ़ेंगे खुद नहीं नालायक हो, दोष किसको दे देंगे, मर देंगे पूरा, भगवान को मर देंगे। वाह, भगवान का काली बिल्ली मेरे को लपेट ली है। मैं तो पहले ही बोला था जाओ कुली की नौकरी पकड़ लो, कौन बोला था पढ़ने को? इज दैट क्लियर? चलिए भाई,
तो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी तो शुरू से जीवन में चल रहा है, जब से बिजनेस आया, जॉब्स आई, ये असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी है। फ्योल साहब ने अपनी ब्रांडिंग करवाने के लिए एक कहानी बनाई और उस कहानी के अंदर इस कैरेक्टर को डाल दिया। ओके, तो कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस कम हो गई। जब भी मूवी देखते हैं क्या बोलते हैं, बॉर्डर मूवी बहुत अच्छी थी, समझ में आ गया, दिल से मूवी बहुत अच्छी थी। कभी बोलते हैं शाहरुख खान बहुत अच्छा एक्टर है, वो तो उसके बाद आता है। चलिए भाई, इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब चुगली मत समझिएगा, इसका मतलब होता है कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से कंपनी के सीईओ हैं और सीईओ के ऊपर एक बना देते हैं प्रेसिडेंट। समझ में आई बात? सीईओ के नीचे हमने बना दिया मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके नीचे बना दिया हमने चिल्ड्रन डायरेक्टर, उसके नीचे बना दिया मैनेजर, उसके नीचे हमारे ऑफिस स्टाफ सारे के सारे आ गए। सुनाई पड़ी इतनी बात? सुनाई पड़ी इतनी बात चिल्ड्रन? पक्का? अब रिपोर्टिंग कौन किसको करेगा? दिमाग की बत्ती जलाएं मेंटोस खाए बगैर, एकदम आसान सी कहानी है। ऑफिस स्टाफ विल रिपोर्ट टू द मैनेजर चिल्ड्रन, मैनेजर विल रिपोर्ट टू द डायरेक्टर, डायरेक्टर टू द मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर को स्पेशल परमिशन दी गई है, आप प्रेसिडेंट को भी रिपोर्ट कर सकते हैं और सीईओ को भी रिपोर्ट कर सकते हैं। और डायरेक्टर को परमिशन दी गई है कि अगर मैं बाई चांस किसी दिन एब्सेंट हो जाऊं तो आप सीधे किसको रिपोर्टिंग कर सकते हैं? सीईओ को। एंड सीईओ कैन रिपोर्ट ओनली एंड ओनली टू द प्रेसिडेंट। समझ में आया कि नहीं आया? तो घर की तरह एकदम, मम्मी ने पैसे दिए, जाओ बाजार से सामान ले आओ, वापसी मम्मी आपको मिली नहीं घर पे, तो आप हिसाब पापा को भी दे सकते हैं, दादा दादी किसी को भी दे सकते हैं। इट इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो कौन अपने काम की सक्सेस या फेलियर या अचीवमेंट या टारगेट मीटअप किसको बताएगा? ऑफिस स्टाफ सीधे चला जाएगा प्रेसिडेंट साहब के पास, वो कहीं और कोई काम नाम नहीं है कि मेरे पास। मैनेजर टू द डायरेक्टर, डायरेक्टर के पास राइट है, इन द एब्सेंस ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर दे कैन रिपोर्ट द अफेयर्स डायरेक्टली टू द सीईओ। और एमडी रिपोर्ट कर सकता है सीईओ को भी एज वेल एज प्रेसिडेंट को भी। तो जो मुंबई के डीजीपी होंगे वो सीधे बात कर सकते हैं अपने सीनियर डायरेक्टर जनरल पुलिस, व्हाट इट क्लियर, वो उनके ऊपर, सॉरी डेप्यूटी जनरल ऑफ पुलिस मान लीजिए, वो उनके ऊपर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से बात कर सकते हैं। बट अगर वो एब्सेंट हैं तो उनको राइट दिया गया है कि जो डेप्यूटी पुलिस या जनरल ऑफ पुलिस होंगे या डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होंगे, जो भी बोल लीजिए आप, वो सीधे मिनिस्टर को टॉक कर सकते हैं, मिनिस्टर के साथ बात कर सकते हैं कि भाई कसाब आ रहा है, बताओ क्या करें, क्योंकि मेरा हायर ऑफिशियल इस समय एब्सेंट है। तो अगर आपको अपने स्कूल में कोई भी किसी बच्चे के खिलाफ चुगली उगली करनी है या कंप्लेन करनी है कि आपका टिफिन खा गया, तो टीचर क्या बोलेगा, क्यों तुम्हारी मम्मी इतना अच्छा खाना बना देती है? उनसे कहा करो चना और गुड़ दे दें एक टिफिन में और दूसरा टिफिन तुम खाया करो। तो गलती आपकी मम्मी की, उस बच्चे की नहीं हो तो है बुक्कड़, मम्मी गलती, मम्मी क्यों अच्छा टिफिन दिया आपको। तो अब वो टिफिन खा गया तो आप टीचर को कंप्लेन करेंगे। बट अगर टीचर किसी ने एब्सेंट हो गया तो यू कैन कंप्लेन टू द कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर भी एब्सेंट है तो यू कैन कंप्लेन टू द प्रिंसिपल। सर अब 12वीं बच्चा कहाँ प्रिंसिपल तक जाएगा, वहीं दो चार घंटा मार के अपना हिसाब बराबर कर लेंगे और क्या। तो डायरेक्ट एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप हो गया। समझ में आ गई बात? डायग्राम जरूर बनाइए बच्चों, इन्हीं सबसे मार्क्स मिलेंगे। लेट्स कंटिन्यू फर्दर। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग? एडवांटेज ही एडवांटेज है, कोई डिसएडवांटेज थोड़ा है। स्किल के अकॉर्डिंगली आपको काम मिलेगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन ना होता तो हम किसी भी इंसान को कोई भी काम पकड़ा देते। स्कूल के प्रिंसिपल बोलते एमएससी वाले को कि तुम एकदम यंग ब्लड हो, तुम्हें छोटे बच्चों को झेलने की ज्यादा आदत होगी और तुम्हारी शादी भी होने वाली है, पहले बच्चों को झेलने का एक प्रोग्राम स्कूल में करा दें तुम्हारा, तो तुम प्रेप क्लास में मैथ पढ़ाओ जाके। और जो 12वीं पास है उससे कहने तुम तो अभी भी पढ़ गया, तुमको सब याद भी होगा, भूले भी नहीं होगे, तुम 11वीं वालों को पढ़ाओ जाके, पूरे स्कूल का रिजल्ट चौपट हो जाएगा। वो एमएससी वाला टीचर मैथ्स का नर्सरी केजी प्रेप को पढ़ा के आत्महत्या कर लेगा और बड़े वाले की पढ़ाई किसी को समझ में आएगी, उसको लड़का समझ लेंगे लोग। तो स्पेशलाइजेशन का मतलब समझ गए, अकॉर्डिंग टू योर स्किल यू विल बी गिवन द डिपार्टमेंट। समझ में आ गई बच्चों बात? समझ में आ गई बात? तो अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए और बिजनेस ऐसा है कि लेट आवर्स तक ऑफिस में रुकना पड़ता है, सर कैसा बिजनेस है? कसीनो चलाते हैं, तो भाई इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कोई भी फैमिली अपनी बेटी को तो अलाउ नहीं करेगी कि कसीनो में सो कॉल्ड कैशियर का काम करो। लड़के कोई बात नहीं, आवारा टाइप के चल जाएगा सब, जाओ तुम जाओ, शाम को 8 बजे ड्यूटी, सुबह 6 बजे वापस आना। वो कसीनो में कैशियर बन गया, ओपन बात गई।
बैंक में मान लीजिए 5 पोस्ट हैं, उस पे हम लोग ने 50 लोग का इंटरव्यू लेके 5 को फाइनलाइज कर दिया। जिसकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं उसको कहेंगे तुम होम लोन डिपार्टमेंट में जाओ। और कोई है तो दिमाग से बहुत तेज, मैथ्स भी बहुत तेज है, गिनता है बहुत तेज है पैसा, बट स्पीकिंग स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है, तो उसको बोलेंगे तुम कैश काउंटर संभाल लो। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? अगर मान लीजिए पीओ का जॉब निकला, पीओ मतलब खाना खा के कोल्ड ड्रिंक पियो, प्रोबेशनरी ऑफिसर, और मैनेजर का जॉब है, एसबीआई मुंबई में भी है, एसबीआई प्रतापगढ़ में भी है, तो जो थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट टाइप का होगा उसको मुंबई भेज देंगे, और जो थोड़ा दब्बू टाइप का होगा उसको प्रतापगढ़ भेज दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, जितना बढ़िया आपका बिजनेस ऑर्गेनाइज्ड होगा बच्चों, उतना ज्यादा उसका एक्सपेंशन एंड ग्रोथ होगा। If departments are created, monitoring and administration and controlling becomes very 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 easy. सब चीजें हैं, लोग हैं, बट आपने किसी को सेगमेंटेड नहीं किया, डिपार्टमेंटलाइजेशन नहीं किया, काम तो सब कर रहे हैं, बट कौन किसके लिए जिम्मेदार है, जो अकाउंटेबिलिटी वाली बात है बच्चों, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। And when people in a department are working, individual targets have been given to them. Accordingly, we'll check that which person met what level of target. उसके अकॉर्डिंगली उसका इंसेंटिव फिक्स करेंगे, तो उसका भी प्रमोशन फिक्स होगा, तो दैट इज नोन एज ग्रोथ ऑफ पर्सोनल रिसोर्सेस। का प्रॉपर यूटिलाइजेशन तब होगा जब डिपार्टमेंट्स होंगे। डिपार्टमेंट नहीं तो आपको पता नहीं किसने कितना कंट्रीब्यूशन अपने डिपार्टमेंट के लिए किया एक्चुअली में। तो सोलो सिंगिंग में ही पता चलता है कि आवाज कैसी है। वो अगर झुंड में कुत्ते बिल्लियों की तरह गा रहे हैं तो पता लगा 2-3 तो सिर्फ प्राइज लेने के लिए खड़े हो गए थे, लिपसिंग चल रहा है उनका, आवाज उनके मुंह से निकल ही नहीं रही 20 डेसिबल से भी नीचे, सोच भी नहीं पा रहे गाना ठीक से। ओके, तो आप रिसोर्सेज को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। डिपार्टमेंटलाइजेशन है, कोई नया कॉन्सेप्ट आ गया लेटेस्ट से। जब इंडिया में टेक्नोलॉजी उतनी बढ़िया नहीं थी तो किसी भी कंपनी के पास आईटी डिपार्टमेंट था ही नहीं बच्चों, बट आज हर बिजनेस का ये एक मेन इंग्रेडिएंट है। आपके स्कूल में भी होगा वो आईटी डिपार्टमेंट, जहां पे बच्चे एब्सेंट होते होंगे तो उनको मैसेज जाता होगा, योर वार्ड इज एब्सेंट टुडे, वी होप एवरीथिंग इज फाइन। कहीं 1-2 पेरेंट पलटी मार के प्रिंसिपल को फोन ना कर दें, फाइन कौन ले रहा है हमसे, बच्चे एब्सेंट तो फाइन ले रहे हैं। समझ में आ गया मिस्टर स्लीपिंग ब्यूटी कुशल कपूर जी? चलिए, तो आईटी डिपार्टमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट, हर जगह होता है बच्चों, हर जगह होता है। तो आईटी डिपार्टमेंट की जरूरत क्या है, बिकॉज एवरीथिंग इज लिंक्ड विद टेक्नोलॉजी। तो अगर आपने डिपार्टमेंटलाइजेशन करके आईटी डिपार्टमेंट नहीं बनाया तो कोई भी नई रिपोर्ट, कोई भी नई क्वेरी अगर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को चाहिए, क्या आप उसे दे पाएंगे बच्चों? नहीं दे पाएंगे। क्लियर? तो हमारे जमाने में कभी ऐसा ही होता ही नहीं था, बच्चा आए तो अच्छा, ना आए तो अच्छा, स्कूल को कोई चिंता ही नहीं थी, सिर्फ प्रेम पत्र लेके चपरासी क्लास में आता था, ये तुम्हारा पैसा बकाया है देना, नहीं तो कान के नीचे 2 लगा देंगे कायदे से, बस खत्म। बाकी तो ना उस जमाने में व्हाट्सएप था, इंटरनेट वॉज अ लग्जरी बेसिकली, जिसके घर में होता था उसे बहुत रईस माना जाता था, स्काइप वॉज द सॉफ्टवेयर जिसको यूज करते थे, और आज तो ये नाली के कीचड़ से ज्यादा इजिली अवेलेबल हो गया है। समझ में आ गई बात? तो आईटी डिपार्टमेंट का आज काम बहुत हो गया है और हर बिजनेस में काम करता है बेसिकली। समझ गए? तो नॉर्मल ऑफिसेज में तो लोगों की सैलरी वगैरह आती है जब अकाउंटेंट कोई एक्टिविटी करता है महीने के लास्ट वीक में, नहीं तो बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या होता है, आपको अपनी अटेंडेंस ऑनलाइन लगानी है, 9:15 से 9:30 का टाइम है, आपको क्लिक करना पड़ेगा, एक ओटीपी आएगा, एंटर दैट, आपकी अटेंडेंस लग गई। अगर आपने किसी दिन अटेंडेंस नहीं लगाई, आपको छुट्टी लेनी है, तो पोर्टल पे आपने उसको ऐड ऑन कर दिया, एआई सिस्टम्स आर देयर, सॉफ्टवेयर आर देयर, वो सैलरी काट के ऑटोमेटिकली महीने के एंड में उसको बैंक में ट्रांसफर कर देंगे। तो सारा काम किसका है बच्चों? आईटी का। और अगर ये काम सॉफ्टवेयर से आप नहीं करवा रहे हैं और आपने 4 लोग रख दिए इसकी जगह, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आपका सैलरी देने का खर्चा बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट बढ़ जाएगा, एंड फर्म्स के प्रॉफिट्स क्या होंगे चिल्ड्रन? कम हो जाएंगे। फंडामेंटल लॉजिक इज अंडरस्टूड? जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काफी आईटी को यूज करने लग गया है, अडेप्शन टू चेंज। इंडिया में अगर आपकी इनकम अप टू ₹4,99,999 है चिल्ड्रन, तो आपको प्रैक्टिकली भारत सरकार को कोई टैक्स नहीं देना, कोई भी टैक्स नहीं देना। 5,01,000 हो गई तो 13,000 रुपए का मत्था टेकने के लिए रेडी हो जाइए। इज दैट क्लियर? ये इनकम कैसे होनी चाहिए? सैलरी से होनी चाहिए, रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इनकम फ्रॉम नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस एक्टिविटी, घोड़े की रेस में सट्टा लगाने का धंधा चालू कर दिया तो नहीं माना जाएगा। ओके, और असेट बेच के ये कमाई नहीं होनी चाहिए। इन 4 सोर्सेस से अगर आपने 5 लाख से कम कमाया तो आपको टैक्स अंडर सेक्शन, सॉरी,
87A पूरा का पूरा 12,500 रुपए आपका टैक्स बनता है और सारा का सारा आपका रिबेट हो जाएगा चिल्ड्रन। बच्चे कहेंगे सर अभी आप 13,000 बोल रहे थे, 2.5 लाख तक की इनकम एग्जेम्प्ट होती है सबको, ठीक है, इन्हीं सोर्सेस से मैंने बताया। 2.5 से 5 लाख की इनकम में 5% टैक्स लगता है, तो 2.5 लाख का 5% कितना हो गया? 12,500। उसके बाद ऐड होता है चिल्ड्रन 4% का ईसेस, 4% का ईसेस, इससे गरीब बच्चों की पढ़ाई, मिड डे मील का खर्चा पूरा होता है। तो 12,500 का 4% जो होगा दैट वुड बी अराउंड, आई रिपीट, दैट वुड बी अराउंड 500 रुपए। इज दैट क्लियर? तो 13,000 टैक्स देना पड़ेगा। बट अगर इनकम 5 लाख से कम की है तो आपको ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक खास छूट देता है, और ये छूट भी जो आपको मिलेगी वो ओल्ड रेजीम में मिलेगी। न्यू रेजीम में ऐसी कोई पागलबंदी नहीं है, वहां और भी ज्यादा छूट है, प्रोवाइडेड आपको इन्वेस्टमेंट ना करें। कितना समझ में आ गया? यहाँ पे छूट तभी है जब आपने इन्वेस्ट किया। खैर ये सब बातें मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि पार्ट ऑफ द सिलेबस नहीं है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला कि यहां तक तो कोई टैक्स लगेगा। आप किसी फैक्ट्री में जॉब करते हैं और आपके एम्प्लॉयर ने आपको 3,80,000 रुपए कमाई दी। आपका एम्प्लॉयर भी जानता है 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पे तो कोई टैक्स है नहीं। रिमेनिंग 1,80,000 की इनकम पे चिल्ड्रन आपका एम्प्लॉयर 5% आपका टैक्स डिडक्ट कर लेगा और गवर्नमेंट को जमा कर देगा, बिकॉज यू फेल्ड टू डिस्क्लोज योर सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो सर अब गया मेरा 5,000? नहीं नहीं नहीं, मेरे उतने कैसे जाएगा? मतलब 9,000 गया? बिल्कुल नहीं गया। आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, अब चले हम सीओ को पकड़े 5,000 रुपए उसको दे, नहीं नहीं नहीं, इसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स मार्केट में बैठते हैं, 500-700 रुपए आपसे लेंगे और वो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देंगे इनकम टैक्स के ई फाइलिंग के पोर्टल पे। 500 रुपए तो देना पड़ेगा आपको उनको। गवर्नमेंट आपको 31 जुलाई के बाद विद इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट ये 9,000 रुपए वापस कर देगी पूरा का पूरा। और ये वहां पे कोई इंसान नहीं बैठा, ये सॉफ्टवेयर है पूरा का पूरा, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक काम करता है, उसको ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। किसी की इनकम 5 लाख से ज्यादा है बट इट इज लिमिटेड टू 10 लाख, इट इज लिमिटेड टू 10 लाख, विद इन 45 डेज अगर आपका कोई टैक्स रिफंड बनता है तो वो आपको वापस कर देंगे। 10 लाख से ऊपर जिनकी इनकम होती है वहां पे फिर मैनुअल इंटरफेरेंस है चिल्ड्रन। तो 5 लाख तक के केसेस में फेसलेस असेसमेंट आ गया। क्या गया है? फेसलेस असेसमेंट, बेसलेस नहीं, फेसलेस। ना आप इनकम टैक्स ऑफिसर को देखते हैं ना वो आपको देखता है। 10 लाख तक में थोड़ा सा ह्यूमन इंटरवेंशन है, थोड़ा सा एकदम नेग्लिजिबल, वो भी रिफंड 15-20 दिन के अंदर आता है। 10 लाख से ऊपर वाले में तो चेक करते हैं कहां कहां से पैसे आए और कहां कहां आपने पैसे खर्च किए, आपने इनकम सही रिपोर्ट की है या नहीं की है। इवन दोज पीपल हु आर सैलरीड एम्प्लॉय वो चेक करते हैं कि उनके एम्प्लॉयर ने सफिशिएंट टैक्स काट लिया है कि नहीं। अगर काट लिया और एक्सेस चला गया तो वो वापस कर देंगे आपको। सर ऐसा कैसे होता है? मान लीजिए कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आपके एम्प्लॉयर ने टैक्स काटा, एम्प्लॉयर तो कहेगा मैं फरवरी में टैक्स काट लूंगा भैया क्योंकि मार्च में आखिरी महीने में मैं टेंशन नहीं लूंगा। आपने टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स 15 मार्च को किए, अब उसके हिसाब से आपका टैक्स कम कटना चाहिए था, बट एम्प्लॉयर तो पहले ही काट चुका है। तो जब आप डिटेल्स फाइल करेंगे तो आपका रिफंड आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो अगेन इट इज व्हाट चिल्ड्रन, ऑर्गेनाइजिंग का अडेप्शन टू चेंज, क्योंकि देश इतना बड़ा, लोग इतने ढेर सारे जो आईटीआर फाइल करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने स्टाफ से थोड़ी रिड ऑफ चाहता है कि भाई इतने ढेर सारे स्टाफ को हम केटर कर ही नहीं सकते, हमारा खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है। तो 5 लाख तक में तो कोई टैक्स है ही नहीं, तो लेट अस हैव टेक्नोलॉजी फॉर दैट। तो जिसने भी अपनी इनकम पैन नंबर आधार कार्ड डाल के 5 लाख तक सपोर्ट की, हम क्रॉस चेक कर लेंगे कि और कहीं से उसको इनकम हुई है कि नहीं हुई है। अब बच्चे कहेंगे सर गवर्नमेंट कैसे क्रॉस चेक करेगी? मान लीजिए आपने किसी गेम शो में पार्टिसिपेट किया, पैसे जीते, वो जब तक आपको पैसे नहीं देंगे जब तक अपना पैन नंबर सबमिट नहीं करेंगे, तो दे विल डू चुगली। वो रिपोर्टिंग करेंगे कि हमने सो एंड सो पर्सन को 1,30,000 रुपए की लॉटरी इनकम, क्विज इनकम दी है, उस पर हमने इतना टैक्स काटा है। तो वो बातें उनको सब पता होती हैं, तो आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक नई टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है, पिछले 5-6 साल से इस पर काम भी चल रहा है। जो लोग अपनी इनकम लेस रिपोर्ट करते हैं और मुंह में चोंच बना बना के मॉरिशस जाके फोटो खिंचाते हैं समुद्र के अंदर, जो ये दिखाते हैं कि हमने तो साल भर का 2 ही लाख कमाया, हम बहुत गरीब हैं, और पता लगा 6 लाख रुपए मॉरिशस में पैकेज में खर्च करके आए हैं, तो वो फेसबुक से आपका डेटा निकाला जाएगा। एआई यहाँ पे यूज होगा कि पता लगा भाई साहब वहां गए थे मॉरिशस, टिकट खुद खरीदे थे, जैसे मान लीजिए प्रियंका मालविया जी ने टिकट खरीदी,
और पैसा दिलवाई थी अनुष्का अग्रवाल जी के अकाउंट से। तो एक प्रेम पत्र तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अनुष्का अग्रवाल जी को देगा कि भाई आपके अकाउंट से प्रियंका मालवीय जी खाते में 2.5 लाख रुपए गया, किस चीज का गया है? वो उनके घर में उनकी बड़ी दीदी की शादी थी, हमने शगुन दिया है। अच्छा, प्रियंका मालवीय जी से पूछेंगे आपकी बड़ी दीदी की शादी, हमारी को दी थी नहीं, शादी कहां से होगी? अब यहाँ पे फंस गए, वो कुछ और बोल रहे हैं, कुछ और बोल रहा है। और पता लगा उसी के 2 हफ्ते के बाद प्रियंका मालवीय जी ने 2,20,000 का टिकट खरीदा 4 लोग का परिवार का। समझ में आ गया? मेरे को कहे सर आप भी चलिए, मैंने कहा रहने दो भैया, मेरे को बलि का बकरा ना बनाओ। तो फिर गई फ्लाइट वगैरह में, और गलती क्या कर दी, जहां गई थी वहां के होटल में अपना पैन और आधार दे दी। अब वहीं से लोगों ने पकड़ लिया इनको। तो ये पकड़ धकड़ अब होने वाली है। तो देश सुधरने वाला है, परेशान मत होइए। एडेप्शन टू चेंज यही सब है बेसिकली। समझ में आ गया? तो इसलिए कहते हैं फेसबुक वगैरह ज्यादा फोटो डालने की जरूरत नहीं है, इससे पकड़ लेंगे वो लोग कि आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो कम कर रहे हैं, तो ये पैसा कहां से आया। इसमें कुछ झुट्टे भी बोलते हैं हमारे मौसा जी हमको गिफ्ट किए थे पैकेज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2,20,000 का गिफ्ट है। देर आर सर्टेन डिफाइंड रिलेशनशिप्स, उन रिलेशनशिप्स में अगर गिफ्ट लिया दिया जाए तो वो टैक्सेबल नहीं होता है। बट उसके बाहर से अगर गिफ्ट लिया दिया गया तो मौसा जी वाला टैक्सेबल है। तो 2,20,000 पे सरकार कहेगी कृपया करके हमें 30% का टैक्स दे दे। वो पैसा तो हम खर्च कर दिए, हमसे से कोई मतलब नहीं है। 2,20,000 पे 66,000 टैक्स और 4% का ईसेस जमा कर दीजिए 90 दिन के अंदर, नहीं तो आपको सम्मन भेजेंगे। उसके बाद आपका रहना खाना पीना सब मुंबई, तिहाड़, इलाहाबाद सेंट्रल जेल सब फ्री रहेगा। उनको टैक्स चाहिए ही चाहिए, चाहे आप खर्च करें चाहे ना करें। समझ में आ गया बच्चों? चलिए, तो एक एक करके एडवांटेजेस हम अगले क्लास में टेकअप करेंगे।